हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री की क्लास में सभी का स्वागत है। ये हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप जो है क्लास 12th की यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप कोई अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको ये लेसन अगर आपके सिलेबस में है तो आप इस लेसन की तैयारी जो है कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। देखिए, आप तैयारी जो कर रहे हो आप कॉपी पेन ले लीजिए और अपना जो है नोट्स बनाते चलिए। नोट्स अगर आप खुद से बनाते हैं, देखिए जो नोट्स लोग प्रोवाइड करते हैं उस नोट्स से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपका तब होगा जब आप लेक्चर्स को देख करके आप अपना स्वयं नोट्स बनाते हैं। तो जब आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो आपके दिमाग में वो छा जाता है और एक बार दो बार पढ़ने से आपके दिमाग में हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोट्स स्वयं बनाइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए, आप जानते हैं ये जो हम लेसन देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड का सेकंड लेसन है जिसे आप जानते हैं विद्युत रसायन। ये हमारा लेसन है। विद्युत रसायन में हमने जो है पिछले लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर्स में हमने जो है देखो पूरे विद्युत रसायन को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया है कि विद्युत रसायन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके तब इसका अध्ययन किया जाता है। पहला जो इसका पार्ट बनता है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। पहले पार्ट में विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता आता है और दूसरे में आता है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, जो विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता है इसमें जो है कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में जो है, देखिए इसमें आपका केवल हमने जो है 3 लेक्चर्स में जो है इसके बारे में चर्चा किए हैं। छोटा छोटा हमारा जो लेक्चर्स है इसमें चर्चा किए हैं। आप इसको देख करके इसमें से आपके जो इस लेसन से क्वेश्चन जो है दोनों पार्ट से बनता है। इसको ध्यान में रहिएगा कि दोनों पार्ट से क्वेश्चन बनता है, तो इस पार्ट्स को भी देखिएगा। और अब हम जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन, इसमें से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आएगा। देखिए, ये आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए, आपके यूपी बोर्ड में अब गिने गिनाए 9-10 लेसन है, तो 9-10 लेसन में से हर लेसन से क्वेश्चन आने वाला है। अब किसी लेसन से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, किसी लेसन से कम बनते हैं, तो अलग की बात है, आपको तैयारी कंप्लीट करना है। तो चलिए आज हम विद्युत रसायन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हम विद्युत रसायन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, विद्युत रसायन में कुछ बातें हैं, जैसे मान लीजिए आप 11 में पढ़े नहीं पढ़े होंगे ठीक से या नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। आप उसको जान लेंगे तो आगे आपको ये केमिस्ट्री जो है समझ में आएगी। तो चलिए हम कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहली बात जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जानने योग्य है, विद्युत सुचालक क्या होते हैं। विद्युत सुचालक, देखो सबसे पहली बात आती है कि विद्युत सुचालक क्या होते हैं। तो विद्युत सुचालक आप जान रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को अपने में से पास करवा दे वो जो है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, प्रवाहित किया जा सके, विद्युत सुचालक कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि वे पदार्थ जो अपने में से धारा का प्रवाह करते हैं वो विद्युत सुचालक होते हैं। और इसी के जस्ट विपरीत होता है कि जो पदार्थ अपने में से धारा का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत कुचालक कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे जो धारा प्रवाहित होने देगा वो विद्युत सुचालक होगा और जो धारा प्रवाहित नहीं होने देगा विद्युत कुचालक होगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अब कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक दोनों के बीच में होते हैं, यानी धारा प्रवाह भी करते हैं और नहीं भी प्रवाह करते, तो उन्हें हम अर्धचालक बोलते हैं। यानी जो पदार्थ विद्युत सुचालक तथा कुचालक के बीच का कार्य करते हैं उन्हें अर्धचालक
कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अरे जो विद्युत सुचालक और कुचालक यानी दोनों के बीच का कार्य करते हो तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। समझ में आई बात इतनी? तो ये आपका यानी विद्युत सुचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। अब दो बातें तो आपको क्लियर हो गई कि विद्युत सुचालक और विद्युत कुचालक क्या होते हैं। अब बात यह है जो विद्युत सुचालक होते हैं यानी जिनमें धारा प्रवाहित होती है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। तो विद्युत सुचालक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। विद्युत सुचालक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है धात्विक सुचालक। पहली कैटेगरी आती है धात्विक सुचालक, जिसे मेटालिक कंडक्टर कहा जाता है। यानी पहली जो कैटेगरी आती है धात्विक सुचालक। देखो इसमें लिखा क्या है, धात्विक सुचालक। धात्विक मतलब धातु, और धातु का मतलब जान रहे हो जो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो होते हैं भाई, धातुओं की अपनी एक प्रॉपर्टीज होती है। तो जो धातुएं होती हैं, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होना धात्विक सुचालक कहलाता है। आप कह सकते हैं धातुओं में बिना रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होना धात्विक सुचालक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी धातुओं में बिना कोई रासायनिक परिवर्तन हुए धारा प्रवाहित होना धात्विक सुचालक कहलाता है। अब ये धातुओं में धारा कैसे प्रवाहित होता है, तो देखिए जो धातुएं होती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मेटल है, जैसे आयरन है, Fe है, तो Fe में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वही इलेक्ट्रॉनों के गति के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे में ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इन्हीं इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो है धारा का प्रवाह जो है होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होता है। तो ये धात्विक सुचालक कहा जाता है। धात्विक सुचालक में अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल्स आपके जैसे आयरन हो गया भाई, लोहा हो गया, कापर हो गया, Au होगा, Ag होगा, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? और दूसरा जो हमारा है विद्युत अपघटनी सुचालक। विद्युत अपघटनी सुचालक, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर्स। विद्युत अपघटनी सुचालक, इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर्स। अब लिखा क्या है विद्युत अपघटनी सुचालक। विद्युत अपघटनी सुचालक यानी अपघटनी यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी कोई विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन होता है उनमें जब धारा का प्रवाह होता है तो उसे हम विद्युत अपघटनी सुचालक कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पात्र है, इसमें हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए इसमें हमने सोडियम क्लोराइड डाल करके जो है विलयन बना दिया और इसी में जो है दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो अब एक इलेक्ट्रोड पर जब करंट लगाएंगे तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर हमें धारा प्रवाहित मिलेगा। तो कैसे मिला, ये जो आयंस होते हैं NaCl मान लीजिए इसमें घुले हुए हैं तो Na प्लस चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो अब इधर से जब करंट लगाओगे तो वो एक चार्ज लेकर के दूसरे सिरे पर आपको दे देगा। तो अब ये NaCl कौन है, NaCl विद्युत अपघट्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ है, विद्युत अपघट्य, यानी विद्युत अपघट्य के पदार्थ को जल में घोल करके जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे विद्युत अपघटनी जो है सुचालक कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि विद्युत अपघट्य के पदार्थ के जलीय विलयन में धारा प्रवाह विद्युत अपघटनी सुचालक कहलाता है। सुचालक कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक तो धात्विक सुचालक है, यानी धातुओं में धारा प्रवाह करोगे तो धात्विक सुचालक होगा। दूसरा जो विद्युत अपघटनी सुचालक होते हैं, यानी कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ जल में घोल करके जलीय विलयन बना करके उसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा विद्युत अपघटनी सुचालक कहा जाएगा।
ये दो बातें क्लियर हो गई। देखिए अब इसी विद्युत अपघटनी सुचालक को ही आगे हमें एक्सप्लेन करके ठीक से पढ़। देखो ये छोटे छोटे डिफिनेशंस ऐसे हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम में कभी कदार पूछे जाते हैं, तो पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। आगे आपको जो भी पढ़ना है, अगर ये सब आप नहीं जानोगे जो हम बता रहे हैं, तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए पहले से थोड़ा आप जान लीजिए, उसके बाद फिर समझ में अच्छे से आएगा। देखिए जो आपका विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है, यानी जिसको जल में घोल करके हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघटनी सुचालक बोला जाता है। हमने अभी अभी बताया। अब ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं, ये भी जो है दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है परबल विद्युत अपघट्य, परबल विद्युत अपघट्य। अब ये परबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? देखो वो पदार्थ जिनको जल में घोला जाए तो 100% वियोजित हो जाए। कैसे वियोजित हो जाए? जो 100% जो है वियोजित हो जाए, 100% वियोजित हो जाए। अरे जो ऐसे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर 100% वियोजित हो जाता है, वो परबल विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब कौन सा पदार्थ ऐसा होगा जिसको हम जल में घोलेंगे और 100% जो है वियोजित होगा? तो जाने रहिए। जैसे आपका H2SO4 है भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl है, ये भी आपका एसिड है। तो ये सब जो है परबल विद्युत अपघट्य होता है। इसी तरीके से ये तो सब एसिड है, यानी ये सब परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। इसी तरीके से आपके NaOH है और KOH है। ये आदि जो है, ये क्षार जो है, ये क्षार है, परबल क्षार है। ये जो परबल क्षार होते हैं, या अगर साल्ट में देखा जाए तो NaCl और KCl, ये सब जो है लवण है, लवण। यानी परबल अम्ल और परबल क्षार से जो बने लवण होते हैं, ये भी जो है परबल विद्युत अपघट्य का कार्य करते। देखो ये जितने हमने लिखे हैं, ये सब के सब 100% वियोजित हो जाते हैं, तो ये परबल विद्युत अपघट्य कहे जाते हैं। दूसरा जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इनकी विलयनों में चालकताएं जो है कम होती, परबल की अपेक्षा कम होती। क्यों कम होती है? अरे इसको जल में घोलोगे तो पूरा पूरा वियोजित ही नहीं होगा। जब पूरा वियोजित नहीं होगा तो कहां धारा पूरा दे पाएगा? तो इसीलिए जो दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनको जल में घोलने पर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं और इनमें धारा का प्रवाह जो है कम होता है। बात समझ में आएगी नहीं? अब कौन पदार्थ आएंगे जिनमें धारा का प्रवाह कम होगा और पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो? जैसे आपका HCl है, अकार्बनिक अम्ल। H3BO3 है, BO3 बोरिक अम्ल। H2CO3 है आदि। ये सब जो है आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से आप दुर्बल क्षार में NH3, देखिए ये सब अम्लीय माध्यम होता है, और ये NH3 जो है ये भी एक प्रकार का दुर्बल क्षार होता है। अरे क्षारीय माध्यम में रहेगा तो इसमें भी धारा का प्रवाह कम होता है। अगर कंप्लीटली पूर्णतः जो है आयनित ही नहीं होगा तो धारा कहां से प्रवाहित होगा? ठीक, तो ये आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो बहुत ज्यादा इस पर डिटेल से बात नहीं करेंगे, बस जाने। अब इसमें हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के जो है पूछे गए। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशल। ये दोनों पूछे, चाहे इलेक्ट्रोड्स करके पूछा जाए, चाहे इसे अर्धशल कहा जाए, इस तरीके से बहुत पूछा गया है। देखो इसकी डिफिनीशन बहुत आसान है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रोड अथवा अर्धशल में आप ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी धात्विक क्षण, देखो ये मान लीजिए हमारा कोई धातु का क्षण है, जैसे हमारा ये मान लीजिए कोई धातु का क्षण है, ये मान लीजिए कापर धातु है, कापर धातु है, कापर मेटल। तो आप इसको डिफिनीशन ऐसे याद कर सकते हैं कि जब किसी धात्विक क्षण को, ये कौन सी क्षण है? ये धातु की क्षण है, और उसके किसी लवण, जैसे मान लीजिए कापर सल्फेट के विलयन, ये है मान लीजिए कापर सल्फेट का विलयन है। तो जब किसी धात्विक क्षण को उसके किसके, अरे जिसका क्षण होगा उसी का लवण का विलयन होगा। तो जब किसी धात्विक क्षण को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, तो धातु की क्षण और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? अरे धातु की क्षण और विलयन हमारा दोनों है, तो एक दूसरे में एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्धशल कहते हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो याद कैसे नहीं होगा,
ये मान लीजिए धातु की छड़ है और ये कौन सा है, ये उसी धातु के लवण का जो है जलीय विलयन है। तो आप ऐसे कहिए कि जब किसी धातु की छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता, अरे इसी में तो डुबाया हो, इसी विलयन में ही तो हम डुबाए हैं, कहीं अलग ले जाके डुबाए हैं, तो उसके किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। यानी ये जो छड़ है इसके किनारे किनारे जो है एक साम्य स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कॉपर की छड़ को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर की छड़ जो है कॉपर आयन में जाने का प्रयास करता है। कैसे जाएगा? देखो ये कॉपर है और इस कॉपर की छड़ को जब हम डुबोते हैं तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इस पर 2 प्लस चार्ज लग जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर निकलते हैं तो ये जो है इस प्रकार से जो है कॉपर की छड़ जो है कॉपर आयन में जाने का प्रयास करता है। यानी जब किसी धात्विक छड़ को, अरे कॉपर की धातु की छड़ हो गया और उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु आयन नहीं बन रहा है, तो जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो छड़ और विलयन के मध्य जो साम्य स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह सकते हैं जैसे जब हम कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर की छड़ कॉपर आयन में जो है जाता है। एक एग्जांपल बता दीजिए, ऐसे लिख दीजिए Cu gives out Cu2 + चार्ज प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया ये आपका, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में बहुत पूछा गया है, सेल। अगला जो क्वेश्चन है सेल। सेल क्या होता है इसके बारे में, सेल। ठीक, सेल क्या होती है? देखो सेल जो होता है एक प्रकार का तंत्र होता है। तंत्र मतलब सिस्टम, एक सिस्टम होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। आप बता सकते हैं कि सेल वह तंत्र होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी सेल जो है एक प्रकार का तंत्र होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। समझ में? अब ये जो सेल होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो सेल होता है, सेल 2 प्रकार का होता है। यानी ये जो सेल हमारे होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसका प्रकार है विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, बात समझ में आई कि नहीं? पहला सेल जो होता है विद्युत अपघटनी सेल होता है और दूसरा सेल जो होता है वोल्टीय सेल होता है। कौन सा सेल होता है? वोल्टीय सेल होता है। वोल्टीय सेल, दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों यही पढ़ना ही है। तो विद्युत अपघटनी सेल नाम से ही आप जान गए होंगे कि जिसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ घोल करके सेल बनाया गया होगा तो विद्युत अपघटनी सेल होगा। और वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल जिसमें हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना पड़े और फिर बाद में वही इलेक्ट्रिसिटी मिले तो ये आपका वोल्टीय सेल में आता है। जैसे आपका बैटरा हो जाता है, इन्वर्टर के बैटरी होते हैं, तो ये सब आते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बारी बारी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में जो पूछा गया है कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखो विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इसी को कहा जाता है। इसको जाने रहेगा, कभी कभी इंग्लिश वर्ड पूछ लेते हैं तो इंग्लिश वर्ड को भी आप हेडिंग कम से कम जाने रहो, ना डेफिनेशन जानो, हेडिंग तो जाने ही रहो। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम देखो पेपर जो बनता है, पेपर में क्या करते हैं कि जो पेपर बनाने वाले होते हैं, मान लीजिए कहीं कहीं उनको हिंदी वर्ड कम समझ में आता है तो इंग्लिश वर्ड ही डायरेक्ट जो है लिख देते हैं। उनकी आदत होती है पेपर बनाते वक्त कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड जो है यूज कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत जानिए आप, ताकि कभी मान लीजिए इंग्लिश वर्ड आ जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ये विद्युत अपघटनी सेल को भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। देखो हमने अभी कहा कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है, विद्युत अपघटनी सेल यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन बनाया होगा घोल करके, और उसमें हम बाहरी स्रोत से, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है, इसमें हमने जो है कोई पदार्थ घोल करके पदार्थ जो है घोला है, विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है घोला है। तो अब इसके एक सिरे से धारा देंगे और दूसरे सिरे से हमें धारा प्राप्त होगा,
तो वही कहा गया कि जिस सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अपक्रिया होती हो, कैसी अपक्रिया होती हो, रासायनिक अपक्रिया होती हो, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ जो घुले हुए हैं, बाहर से जब हम ऊर्जा देते हैं तब उसमें रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई नहीं? यानी जिस सेल में हम बाहरी स्रोत से बाहर से विद्युत ऊर्जा देने पर उसमें रासायनिक अपक्रिया होती है, उसे हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ZnCl2 एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए ZnCl2 के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर Zn तथा Cl2 प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं? जब हम ZnCl2 के विलयन में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो हमें जो है Zn तथा Cl2 जो है प्राप्त होता है। तो ये है विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा हमने कहा था वोल्टीय सेल। देखो जो वोल्टीय सेल है, ये जो वोल्टीय सेल है, इसका दूसरा नाम है गैल्वेनी सेल। कौन सा नाम है? गैल्वेनी सेल जो है, इसका जो दूसरा नाम है वो गैल्वेनी सेल जो है कहा जाता है। वोल्टीय सेल को ही गैल्वेनी सेल जो है कहते हैं, इसको जाने रहेगा। वोल्टीय सेल को सर्वप्रथम जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे वो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। वोल्टीय सेल का निर्माण जो है, नाम क्या है? वोल्टीय सेल। तो बनाया किसने होगा? वोल्टे तो बनाए होंगे। तो वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। अब कैसे बनाया था? Zn और कॉपर यानी जिंक और कॉपर की छड़ को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबो करके बनाया था। कैसे बनाया था? देखिए, वोल्टीय सेल का निर्माण जो है वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने एक जो है Zn की छड़ और दूसरी जो है कॉपर की छड़, एक छड़ जो थी वो Zn की छड़ थी और दूसरी जो है कॉपर की छड़ जो है, दोनों को उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबो करके जो है बनाया था। ये एक छड़ ये थी और दूसरी छड़ ये थी। इतनी बात समझ में आई? वोल्टीय सेल का निर्माण जो है वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने जिंक और कॉपर छड़ को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबोकर बनाया। इसको पूछा जाता है कि वोल्टीय सेल का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था और किसमें डुबोकर किया था? तो वहां विलयन आपको अलग अलग भर देगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। H2SO4 के विलयन में डुबो करके बनाया था। अब उसमें होता क्या है इस सेल में, इसको भी जान लो कि जिस सेल में देखो, अब इस सेल में होता क्या है कि हम पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं। हमारी जो विद्युत ऊर्जा, अरे जो खंभे वाली बिजली होती है, खंभे वाली बिजली को हम पहले देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और वो विद्युत ऊर्जा जो है उसमें जो है जा करके रासायनिक अपक्रिया होती है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमारी जो विद्युत ऊर्जा है, इसमें जब हम पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं तो इसमें ये विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। सबसे पहले किसमें परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। हमारी जो विद्युत ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और यही रासायनिक ऊर्जा जो है बाद में हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इसमें होता क्या है कि जो धातु का तार होता है, देखिए दोनों इलेक्ट्रोड जब जो है, जैसे मान लीजिए हमारा एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और दूसरा जिंक इलेक्ट्रोड है। जब दोनों इलेक्ट्रोड को हम किसी वायर द्वारा, कॉपर यानी किसी वायर द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो एक सिरे पर जो है ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है और दूसरे पर जो है अपचयन अपक्रिया होती है, और फिर हमें जो है विद्युत धारा प्राप्त होती है। जब दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसी के वायर द्वारा जो है आपस में जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये सिरा हम ला करके यहाँ जोड़ दें, तो दोनों सिरा जब आपस में जोड़ देते हैं तब इसमें एक सिरे पर ऑक्सीकरण होता है और दूसरे सिरे पर अपचयन अपक्रिया होती है और फिर विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये हमारा वोल्टीय सेल का क्रिया विधि है। यानी वोल्टीय सेल वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। इन्होंने दो इलेक्ट्रोड को H2SO4 के विलयन में डुबो करके बनाया था। इसमें होता क्या है वोल्टीय सेल में कि वोल्टीय सेल में हम बाहर से विद्युत ऊर्जा देते हैं जिससे रासायनिक अपक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को जब हम किसी तार द्वारा जो है आपस में जोड़ते हैं तो एक सिरे पर ऑक्सीकरण और दूसरे सिरे पर अपचयन क्रिया होती है और जिससे विद्युत धारा हमें प्राप्त होती। तो ये वोल्टीय सेल था और ये विद्युत अपघटनी सेल था। तो इस क्लास में बस इतना ही। बाकी जो
आगे का टॉपिक है, इसको हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे।